आज के हमारी बातचीत में आपका स्वागत है। हाँ। हमारे सामने एक दस्तावेज है, एकोज ऑफ रेजिलियंस, वुमेन हु डिफाइड द ऑड्स। इसमें कई कहानियां हैं, लेकिन हमने 3 नामों पर ध्यान देने का फैसला किया। मलाला यूसुफजई, कल्पना चावला और अरुणिमा सिन्हा। ये ऐसे नाम हैं जो हम सब ने सुने हैं, पर शायद उतनी गहराई से नहीं सोचा है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इनकी कहानियों को दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों की दुनिया, इनकी चुनौतियां, सब कुछ इतना अलग होने के बावजूद वो कौन सा एक धागा है जो इन्हें जोड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पहली कहानी है पाकिस्तान की स्वात घाटी से, मलाला यूसुफजई। तो हमारे दस्तावेज के हिसाब से उस समय स्वात घाटी में माहौल असल में कैसा था? मतलब लड़कियों का स्कूल जाना इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया था? माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था, डरावना कह सकते हैं। दस्तावेज में साफ लिखा है कि तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा था और वो एक बहुत ही कट्टर सोच लागू कर रहे थे। और ये सिर्फ लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये तो जैसे लड़कियों की पहचान को ही मिटाने की कोशिश थी। अच्छा। हाँ, उन्हें घरों में कैद कर देना, उनकी आवाज दबा देना, स्कूल बंद करना तो बस कह सकते हैं कि पहला कदम था। ऐसे में एक 11-12 साल की लड़की का ये कहना कि नहीं, मैं तो पढ़ूंगी, ये मामूली बात नहीं थी। ये तो सीधे सीधे उस पूरी व्यवस्था को एक चुनौती थी, है ना? और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने इसके बारे में लिखा भी। हाँ, लिखा भी। बीबीसी के लिए एक ब्लॉग, गुल मकाई के नाम से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम था। एक बच्ची के तौर पर उन्हें इस जोखिम का कितना अंदाजा रहा होगा? मुझे लगता है उन्हें अंदाजा तो था। शायद इसीलिए उन्होंने स्यूडोनिम मतलब छद्म नाम का इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, उनके पिता की भूमिका। जियाउद्दीन यूसुफजई, वो खुद एक शिक्षाविद थे, तो मलाला को घर से ही वो हिम्मत मिली। उनका ब्लॉग सिर्फ एक डायरी नहीं थी कि वो अपने डर के बारे में लिख रही हैं। नहीं, वो दुनिया को एक खिड़की दे रही थीं कि देखो, तालिबान के राज में जिंदगी असल में कैसी होती है। ये एक बहुत सोची समझी और साहसी पत्रकारिता थी। और इसी साहस की उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। वो हमलावरों का मकसद तो साफ था, इस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना। लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। ये हमला बैकफायर कैसे कर गया? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, हमलावरों ने एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने एक लड़की पर गोली नहीं चलाई थी, उन्होंने एक विचार पर गोली चलाई थी। और आप एक विचार को गोली से नहीं मार सकते। सही बात है। जब मलाला पर हमला हुआ तो वो स्वात घाटी की एक स्थानीय आवाज से एक वैश्विक प्रतीक बन गई। दुनिया भर की मीडिया ने इसे उठाया। लड़कियों की शिक्षा का मुद्दा जो शायद अंदरूनी पन्नों पर छपता था, वो हर अखबार की हेडलाइन बन गया। तो उनका ठीक होना सिर्फ एक मेडिकल रिकवरी नहीं थी, वो एक विचार का पुनर्जन्म था। और उस मंच का उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार। इस पुरस्कार ने मलाला की लड़ाई को किस तरह से और मजबूत किया होगा? इसने तो लड़ाई का पूरा नजरिया ही बदल दिया। नोबेल पुरस्कार आमतौर पर बड़े राजनीतिक संघर्ष सुलझाने वालों को मिलता है, लेकिन मलाला को यह पुरस्कार देकर नोबेल कमेटी ने एक संदेश दिया कि शांति का मतलब सिर्फ युद्ध का ना होना नहीं है। शांति का मतलब है हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना। तो एक तरह से मलाला की लड़ाई को दुनिया की सबसे बड़ी मान्यता मिल गई। वो एक व्यक्ति से एक आंदोलन बन गई। एक विचार जिसे दबाया नहीं जा सका। कमाल है। तो मलाला की लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से थी जो दिखता था, जो हिंसक था। लेकिन कई बार लड़ाइयां अदृश्य दीवारों से होती हैं, समाज की सोच से, परंपराओं से। और यहाँ मुझे कल्पना चावला की याद आती है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। मलाला की लड़ाई बाहरी थी, एक दमनकारी ताकत के खिलाफ। कल्पना की लड़ाई शुरू में अंदरूनी और सामाजिक थी। दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि हम 80s की बात कर रहे हैं। हरियाणा का करनाल शहर, उस दौर में एक लड़की के लिए डॉक्टर या टीचर बनने का सपना देखना आम था, लेकिन अंतरिक्ष यात्री, वो लगभग पागलपन माना जाता होगा। तो इस अदृश्य दीवार को उन्होंने तोड़ा कैसे? उनका करनाल से नासा तक का सफर, क्या इसमें सिर्फ उनकी मेहनत ही थी या कुछ और भी था? देखिए, टैलेंट और मेहनत तो जरूरी थे ही, पर वो काफी नहीं थे। जब उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनी, तो वो उस ब्रांच में गिनी चुनी लड़कियों में से थी। फिर अमेरिका जाना, नासा पहुंचना, जो उस समय काफी हद तक पुरुष प्रधान जगह थी। उन्हें हर कदम पर खुद को 2 गुना साबित करना पड़ा होगा।
ये बात सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स की नहीं थी, ये सांस्कृतिक बाधाओं को पार करने की भी थी। उनका जुनून किसी भी शख्स से कहीं ज्यादा मजबूत था। और फिर 1997 में वो दिन आया जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उस एक पल का भारत में क्या असर हुआ होगा? वो पल सिर्फ एक स्पेस मिशन की खबर नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक घटना थी। अचानक भारत के हर छोटे बड़े शहर में कल्पना चावला एक जाना पहचाना नाम बन गई। उन्होंने करोड़ों लड़कियों को और लड़कों को भी ये यकीन दिलाया कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, ये आपके सपनों की सीमा तय नहीं कर सकता। करनाल से नासा एक मुहावरा बन गया, मतलब कुछ भी संभव है। लेकिन फिर 2003 में वो दुखद हादसा हुआ, स्पेस शटल कोलंबिया की दुर्घटना। उनकी कहानी का अंत इतना दुखद है, लेकिन फिर भी उनकी विरासत आज भी जिंदा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनकी विरासत इस बात में नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। वो अमेरिकन ड्रीम का प्रतीक तो थी ही, पर उससे बढ़कर वो इंडियन ड्रीम का एक वैश्विक प्रतीक बन गई। उनकी उड़ान भले ही खत्म हो गई, पर उन्होंने जो प्रेरणा की उड़ान शुरू की वो आज भी जारी है। उनका अंत दुखद है, पर उनकी कहानी जीत की है। हमने विचारों की लड़ाई देखी, सामाजिक सीमाओं से लड़ाई देखी, लेकिन क्या होता है जब लड़ाई खुद आपके अपने शरीर से हो? जब आपका शरीर ही वो सीमा बन जाए जिसे पार करना नामुमकिन लगे। और यहाँ आकर अरुणिमा सिन्हा की कहानी दिमाग को सुनकर देती है। हादसे से पहले वो कौन थी? हादसे से पहले अरुणिमा एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, एक एथलीट। इसका मतलब है कि उनकी पूरी पहचान, उनकी दिनचर्या, सब कुछ उनकी शारीरिक क्षमता पर आधारित था। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो खोया वो सिर्फ एक पैर नहीं था, वो उनकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और फिर वो भयानक ट्रेन हादसा हुआ। दस्तावेज में एक बात का जिक्र है जो मुझे हैरान कर देता है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही कर लिया था। ये मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे संभव है? यहीं पर कहानी साधारण से असाधारण हो जाती है। मनोविज्ञान में कॉन्सेप्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। ये एक दुर्लभ घटना है जहां कोई भयानक हादसा इंसान को तोड़ने की बजाय उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है। अरुणिमा के साथ यही हुआ। उनके पास दो रास्ते थे, या तो खुद को पीड़ित मानकर जिंदगी गुजारती, या फिर एक ऐसा लक्ष्य चुनती जो उनके दर्द से भी बड़ा हो। एवरेस्ट पे चढ़ना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं था, ये अपनी कहानी को फिर से लिखने का एक तरीका था। चलिए उस ट्रेनिंग की बात करते हैं, एक प्रोस्थेटिक लेग के साथ ट्रेनिंग। इसकी मुश्किलों के बारे में दस्तावेज में क्या बताया गया है? दस्तावेज में कुछ ऐसे विवरण हैं जिन्हें पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरुणिमा बताती हैं कि ट्रेनिंग के दौरान उनके कृत्रिम पैर से खून रिसने लगता था। हर कदम पे ऐसा लगता था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। जहां दूसरे पर्वतारोही 15 मिनट में एक दूरी तय करते थे, उन्हें 2 घंटे लग जाते थे। एक बार तो उनके शेरपा ने भी कह दिया था कि वापस चलो, तुम अपनी जान दे दोगी। अविश्वसनीय। उस वक्त अरुणिमा ने कहा था, अगर मैं यहां मर भी गई तो मुझे नीचे मत ले जाना। दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैंने लड़ते हुए जान दी, हार मानकर नहीं। और फिर उन्होंने एवरेस्ट फतेह कर लिया। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला दिव्यांग बनी। हाँ, और ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान की असली सीमाएं शारीरिक नहीं, मानसिक होती हैं। जब अरुणिमा एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी तो वो सिर्फ एक पहाड़ के ऊपर नहीं थी, वो उस सोच के ऊपर खड़ी थी जो कहती है कि विकलांगता एक अभिशाप है। उन्होंने असंभव शब्द को हराया था। तो चलिए अब इन तीनों कहानियों को एक साथ रख कर देखते हैं। एक ने तालिबान से लड़ाई की, दूसरी ने सामाजिक सोच से, और तीसरी ने अपने शरीर और दर्द से। इन तीनों में वो एक गहरा साझा सूत्र क्या है? ये कभी हार न मानने से कुछ ज्यादा लगता है। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। अगर हम एक कदम पीछे हटकर देखें तो वो साझा सूत्र है अपनी कहानी को नियंत्रित करने की शक्ति, मतलब अ पावर टू रिफ्रेन अ नैरेटिव। मलाला ने एक जानलेवा हमले की कहानी को लड़कियों की शिक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने पीड़ित होने से इनकार कर दिया। कल्पना चावला ने छोटे शहर की लड़की की कहानी को सितारों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला में बदल दिया। और अरुणिमा सिन्हा ने विकलांगता और त्रासदी की कहानी को अदम्य इच्छा शक्ति और विजय की कहानी में बदल दिया। बिल्कुल, मतलब ये सिर्फ मुश्किलों का सामना करना नहीं है, बल्कि उन मुश्किलों का मतलब ही बदल देना है। सही शब्द। ये एक तरह का रचनात्मक विद्रोह है। इन तीनों ने उस कहानी को स्वीकार करने से मना कर दिया जो दुनिया या हालात उनके लिए लिख रहे थे। उन्होंने कलम अपने हाथ में ली और अपनी कहानी का अंत खुद लिखा। तो आज की हमारी इस बातचीत का सार यही है। हमने देखा कि कैसे 3 महिलाओं ने अपनी अपनी लड़ाइयों में न सिर्फ साहस दिखाया, बल्कि अपनी मुश्किलों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। हाँ,
इन कहानियों से जो बात साफ होती है वो ये है कि विपरीत परिस्थितियां एक चौराहे की तरह होती हैं। एक रास्ता टूटने की ओर जाता है और दूसरा रास्ता इतिहास बनाने की ओर। इन तीनों ने हमेशा दूसरा रास्ता चुना। और आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में किसी ऐसी दीवार का सामना करते हैं जो हमें असंभव लगती है, तो इन कहानियों को याद करके शायद ये सवाल पूछना चाहिए, क्या ये सच में एक सीमा है या ये सिर्फ मेरे मन की बनाई हुई एक कहानी है? और क्या मेरे अंदर उस कहानी को फिर से लिखने की ताकत है?